नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने कृषि से संबंधित इश्यूज एवं इनिशिएटिव्स को पढ़ लिया है तथा आज से हम औद्योगिक क्षेत्र में या उद्योग क्षेत्र में इश्यूज एवं इनिशिएटिव्स को पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम औद्योगिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। देखिए, औद्योगिक नीतियां देश में औद्योगिक विकास के लिए अति आवश्यक होती हैं। वहीं औद्योगिक विकास देश में आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक होता है। इसके साथ ही औद्योगिक विकास से प्राथमिक क्षेत्र में भी आर्थिक विकास होता है। जैसे औद्योगिक विकास से प्राथमिक क्षेत्र में कृषि उत्पादकों का प्रसंस्करण से उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। इसके साथ ही कई अन्य कृषि आधारित उद्योगों का भी विकास होता है। तो वहीं आर्थिक विकास से तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र में व्यापार, यातायात एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा एवं अनेक सेवाओं के विकास में भी औद्योगिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि औद्योगिक नीतियां औद्योगिक विकास के लिए अति आवश्यक होती हैं और औद्योगिक विकास देश की आर्थिक समृद्धि एवं देश के आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक है। जो औद्योगिक नीतियां हैं वो औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करती हैं तथा विकास के लिए कार्य योजना भी प्रस्तुत करती हैं। इसके साथ ही जो औद्योगिक नीतियां हैं वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम भारत में अर्थव्यवस्था या विकास को चरणबद्ध तरीके से समझें तो हम विकास को अगर हम चरणबद्ध तरीके से समझें तो भारत में आर्थिक विकास का जो पहला चरण है हम उसे स्वतंत्रता से पहले का मानते हैं। तो आर्थिक विकास का प्रथम चरण जो है वो 1950 के पूर्व का चरण माना जाता है। और 1950 से पूर्व या हम ये कहें कि स्वतंत्रता से पहले भारत में जो भी आर्थिक नीतियां लागू हुई थी वो भारत तथा भारतवासियों के हित में नहीं थी, बल्कि वो तो ब्रिटिश उनके स्वयं के हित में थी। इसी वजह से भारत के विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प एवं जो कला शिल्प थे वो बर्बाद हो गए और उनके स्थान पर जो आधुनिक अधोसंरचना थी उसका विकास नहीं हो पाया। इसके साथ ही जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वह भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित स्वरूप में थी। स्वतंत्रता के बाद में हमारे देश में आर्थिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए कई समय पर कई औद्योगिक नीतियां लागू की गई जिनसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप में भी परिवर्तन आया। कैसे, समझिए आप। देखिए, 1956 की जो औद्योगिक नीति थी इसमें अधिकांश उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था। यही वजह थी कि 1950 से लेकर 1991 तक की जो अर्थव्यवस्था है हम उसको संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है तो हम सीधा कह सकते हैं कि 1956 की द्वितीय आर्थिक नीति में अधिकांश उद्योग जो थे उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था। इसीलिए यहाँ पर संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है। वहीं इस दौरान 1950 से लेकर 1991 तक यहाँ पर अधिकांश जो उद्योग थे वो सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए थे और सरकार के माध्यम से ही उनका प्रबंधन किया जाता था, उनका नियंत्रण किया जाता था। अर्थात यहाँ पर बाजार में जो थी नियोजन प्रणाली भी अपनाई गई थी। इसीलिए 1991 से पहले की जो अर्थव्यवस्था थी वो नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप में थी। तो नियोजित या समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ध्यान रखना, समाजवादी उन्मुख मिश्रित अर्थव्यवस्था या नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में थी। लेकिन 1991 के बाद में जो आर्थिक सुधार हुए उनके बाद से हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवादी अभिमुख मिश्रित अर्थव्यवस्था, हम यह कह सकते हैं कि उदारवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप में आ चुकी है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर 1991 की नीति के बाद से ही जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो
उदारवादी या पूंजीवादी अभिमुख मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही है। राइट, अब हम भारत में जितनी भी औद्योगिक नीतियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, उनमें औद्योगिक नीतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर औद्योगिक नीतियों को 3 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए और 11 नंबर के लिए तैयार करना है। कुछ नीतियों में बहुत कम प्रावधान है, जैसे अगर हम देखें 1977 की आर्थिक नीति, 1980 की आर्थिक नीति, तो इन्हें हमें 3 नंबर के लिए तैयार करना चाहिए। वहीं अगर हम प्रथम नीति की बात करें तो यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस बार के सिलेबस में जो है LPG जो सुधार है, ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे सिलेबस में नहीं है, परंतु चूंकि 1991 के जो आर्थिक सुधार थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसीलिए हो सकता है कि जो 1991 की आर्थिक नीति थी वहाँ से निजीकरण और उदारवाद, ठीक है, उस पर से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर जो 1991 की आर्थिक नीति है उसको 11 नंबर के लिए तैयार करेंगे, ताकि आपके जो LPG सुधार हैं वो भी आप अच्छे से तैयार कर लें। तो हम यहाँ पर एक एक नीति को समझेंगे कि किस तरीके से हमारे देश में औद्योगिक विकास में इन औद्योगिक नीतियों ने अहम योगदान दिया। तो शुरू करते हैं। पहली औद्योगिक नीति 1948 की नीति। देखिए, पहली औद्योगिक नीति 1948 में लाई गई थी और इस नीति की प्रमुख विशेषता ये थी कि इस नीति के तहत औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक एवं निजी दोनों की भूमिका पर बल दिया गया था। इसके साथ ही इस नीति में जो उद्योग थे उनको 4 श्रेणियों में रखा गया था। यहाँ पर 4 श्रेणियों में रखा गया था। अब ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी वो समझते हैं। देखिए, श्रेणी 1 में ऐसे उद्योग थे जिन पर सरकार का एकाधिकार था, अर्थात श्रेणी 1 में सम्मिलित जितने भी उद्योग थे उनकी स्थापना, उनका नियंत्रण एवं उनका प्रबंधन सरकार के माध्यम से किया जाता था। इसीलिए इन श्रेणी 1 के उद्योगों पर सरकार का अधिकार था। और इन उद्योगों की संख्या कितनी थी? 3, जो कि है अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध सामग्री, दूसरा परमाणु ऊर्जा और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर रेल परिवहन। वहीं श्रेणी 2 के जो उद्योग थे उनकी विशेषता ये थी कि श्रेणी 2 के उद्योगों की स्थापना का उत्तरदायित्व सरकार द्वारा निश्चित किया गया था, परंतु ऐसे उद्योग जिनकी स्थापना निजी क्षेत्र में हो चुकी थी उनको निजी क्षेत्र में ही बने रहने दिया। परंतु ये प्रावधान भी किया गया था कि 10 साल बाद यहाँ पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यदि 10 वर्ष बाद उनके मूल्यांकन पर वो खरी नहीं उतरी तो उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, अर्थात उनको भी जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इन उद्योगों की जो संख्या थी वो 6 थी, जो कि है इस्पात, कोयला, वायुयान निर्माण, जहाज निर्माण, टेलीफोन एवं वायरलेस निर्माण, खनिज एवं तेल उद्योग। ये श्रेणी 2 के उद्योग थे। तीसरा है श्रेणी 3। यहाँ पर आप बारीकी से समझना कि जो श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के जो उद्योग हैं उनमें छोटा सा अंतर है। श्रेणी 3 के जो उद्योग हैं वो उनकी स्थापना निजी क्षेत्र में होनी थी, परंतु उन पर सरकार का नियंत्रण अधिक था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि श्रेणी 3 के उद्योग सरकारी नियंत्रण के अधीन थे और इन उद्योगों की संख्या कितनी थी? 18 थी, जैसे सीमेंट, सूती वस्त्र, नमक, ऑटोमोबाइल, चीनी, कागज इत्यादि। वहीं अगर हम श्रेणी 4 की बात करें तो यहाँ पर सरकार का क्या था? सामान्य नियंत्रण था, अर्थात यहाँ पर निजी क्षेत्र को उद्योगों की स्थापना, प्रबंधन एवं उनके नियंत्रण की ज़्यादा स्वायत्तता थी। अर्थात श्रेणी जो 3 थे यहाँ पर स्वायत्तता कम थी और यहाँ पर निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता या स्वायत्तता अधिक थी, उनकी स्थापना, उनकी नियंत्रण एवं उनके प्रबंधन हेतु। इसमें जो उद्योग थे वो श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के उद्योगों को छोड़कर बाकी के सभी जो उद्योग थे उनको क्या किया गया था? श्रेणी 4 में सम्मिलित किया गया था।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चारों की चारों जो श्रेणियों में उद्योग थे वो कहीं ना कहीं सरकारी नियंत्रण में थे। इसीलिए मैंने बताया था कि शुरुआती दौर में जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित मिश्रित या समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप में थी, राइट। उसके बाद में आता है द्वितीय औद्योगिक नीति या औद्योगिक नीति 1956। देखिए, द्वितीय औद्योगिक नीति की प्रमुखता इस बात में है कि इस नीति का जो उद्देश्य था, इसमें भारी उद्योगों का विकास, सार्वजनिक एवं सरकारी क्षेत्रों के विस्तार देना एवं क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। तो द्वितीय औद्योगिक नीति के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: भारी उद्योगों का विकास करना, सार्वजनिक एवं सरकारी क्षेत्रों में विस्तार करना एवं क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। और प्राथमिक नीति में जो हमारी पहली नीति थी 1948, उसमें 4 श्रेणी में थे। इसमें जो उद्योग थे उनको 4 श्रेणियों से हटाकर सभी उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। और वो 3 श्रेणी के उद्योग कौन कौन से थे पुनः समझते हैं। यहाँ पर जो प्रथम श्रेणी के उद्योग थे, इन पर पुनः जो प्रथम श्रेणी के उद्योग थे, इनकी स्थापना, नियंत्रण एवं प्रबंधन पुनः सरकार के हाथ में था। अर्थात यहाँ पर इन उद्योगों पर सरकार का एकाधिकार एवं नियंत्रण था, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहा गया था। इन उद्योगों की संख्या कितनी थी? यहाँ पर 17 थी, राइट। जैसे कि अस्त्र शस्त्र, अणुशक्ति, कच्चा लोहा, टेलीफोन इत्यादि। वहीं द्वितीय श्रेणी के उद्योगों की बात करें तो यहाँ पर जो 1956 की औद्योगिक नीति की ये प्रथम श्रेणी हो जाएगी। द्वितीय श्रेणी में कुल कितने उद्योग थे? 12 उद्योग थे, राइट। इस श्रेणी में उद्योगों की स्थापना निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों दोनों में की जानी थी, परंतु निजी क्षेत्र धीरे धीरे सरकार के स्वामित्व में आ जाता, राइट। जैसे अगर हम प्राथमिक नीति की बात करें, जो 1948 की औद्योगिक नीति थी, उसकी अगर हम यहाँ पर अगर आप अंतर समझें तो यहाँ पर इसकी जो श्रेणी 2 थी, वो श्रेणी लगभग क्या है, इसी श्रेणी से मिलती जुलती है। तो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के जो 12 उद्योग थे, इन 12 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों में ही इनकी स्थापना की जाती, परंतु जो निजी क्षेत्र के जितने भी उद्योग थे, धीरे धीरे उनको सरकार के स्वामित्व में लाया जाता या उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता। इस नीति की एक और सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि इस नीति के माध्यम से लाइसेंस लेना क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। अगर किसी भी उद्योग की स्थापना निजी क्षेत्र में हो रही है तो उसके लिए सबसे पहले लाइसेंस लेना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया, जैसे उर्वरक, रासायनिक खाद, मशीनरी, टूल्स एवं दवाएं। अब आप यहाँ पर एक चीज को समझते जाइए, ये जो लाइसेंस प्रणाली है ये हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि 1991 में अगर हम उदारीकरण को पढ़ेंगे तब भी आप पाएंगे कि यहाँ से जो लाइसेंस प्रणाली थी उसको हटाया गया था। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी देश में औद्योगिक विकास तभी होगा जब उद्योगों की स्थापना क्या हो, आसान हो जाए। वहीं हमारे देश में हो क्या रहा था कि हमारे देश में अगर किसी भी उद्योग की स्थापना करना है तो उसके लिए जो जितने भी उद्यमी होते थे, एंटरप्रेन्योर होते थे, वो एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाकर उसको मंत्रालय ले जाते थे और लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे। तो शुरुआत में तो यहाँ पर लेट लतीफ़ी होती थी। धीरे धीरे अगर हम एक तरीके से कहें तो ये इसको एग्जाम में तो नहीं लिख सकते, बट वाकई में ऐसा था कि लाल फीताशाही इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि किसी को भी अनिवार्य लाइसेंस चाहिए था तो उसको भारी मात्रा में जो है रिश्वत के रूप में रकम देनी पड़ती थी। और इस वजह से जो वाकई में जो लोग जिन्यून थे उनको उद्योगों में लाइसेंस लेने के लिए 3-3, 4-4 साल तक इंतजार करना पड़ता था। इससे ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल बनती जा रही थी, राइट। तो ये जो लाइसेंस प्रणाली है वो कहाँ से शुरू हुई है? द्वितीय औद्योगिक नीति 1956, राइट। और इसमें उद्योग थे उर्वरक, रासायनिक खाद, मशीनरी, टूल्स एवं दवाएं। वहीं जो 1956 की औद्योगिक नीति थी उसमें
तृतीयक श्रेणी, यहाँ पर श्रेणी है, तो जो तृतीयक श्रेणी थी उसमें से सभी उद्योग थे जो कि किस में थे, निजी क्षेत्र में थे। लेकिन यहाँ पर लाइसेंस लेना क्या कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था। अर्थात निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना होगा, तभी आप उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। और अगर आप बगैर लाइसेंस के किसी भी उद्योग को चलाते हैं तो ये गैर कानूनी होगा। और इस वजह से जो था लाइसेंस की प्रक्रिया में अधिक समय की वजह से भी हमारे देश में औद्योगिक विकास बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। और कुछ ही समय पहले मैंने बताया था कि जो लाइसेंस प्रणाली है 1956 की नीति के तहत जो लाइसेंस प्रणाली शुरू हुई थी, इसी वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो संरक्षणवादी स्वरूप में परिलक्षित हुई थी। राइट, अब इसके बाद में हम तृतीय औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। राइट, तृतीय औद्योगिक जो नीति थी वो 1969 में आई थी, औद्योगिक नीति 1969। राइट, तो यहाँ पर औद्योगिक नीति 1969 में क्या क्या हुआ था वो समझते हैं। देखिए, इस औद्योगिक नीति में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान था वो था MRTP एक्ट को क्या करना, लागू करना। अब MRTP एक्ट क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो समझिए। देखिए, अगर हमारे देश में आर्थिक संकेंद्रण, राइट, जो था इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, एक ही व्यक्ति के हाथ में अगर पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो फिर अपने तरीके से उद्योगों या औद्योगिक व्यवस्था को चलाएगा। वहीं यहाँ पर अगर कंपनियों का एक अधिकार भी हो जाएगा, राइट, जैसे वर्तमान समय में आप ये पढ़ने में सोच रहे होंगे कि जो बिग टेक कंपनियां हैं, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, वो मोनोपाली चला रही हैं मार्केट में। अर्थात जैसे अगर हम इसका सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं गूगल का जो प्ले स्टोर है उसमें एंड्रॉयड के जो जितने भी ऐप हैं वो गूगल के ही होते हैं। अगर और दूसरे ऐप होते हैं तो एंड्रॉयड के जो गूगल के अलावा जो अन्य ऐप होते हैं वो एक तरीके से गूगल उनको क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है या उनको हटा देता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कई ऐसी अवांछनीय गतिविधियाँ जिससे विरोधी व्यक्ति, अब आप यहाँ पर समझिए, अगर एक बाजार में जैसे मोबाइल की 3 कंपनियां हैं तो 3 कंपनियां को अपना सामान बेचना है तो वो ग्राहकों को लुभाने के लिए रेट भी कम रखेंगे, अच्छी क्वालिटी देंगी, राइट, अच्छी गुणवत्ता होगी, फिर जो है रेट भी क्या होगा, कम होगा और ग्राहकों को अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। परंतु जब एक अधिकार हो जाता है किसी कंपनी का तो शुरुआत में तो जो है ग्राहकों को फायदा मिलता है, लेकिन बाद में चलकर फिर उनसे कई तरीके के टैक्स वसूले जाते हैं, क्योंकि फिर जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनके पास में कुछ भी चॉइस नहीं होती है। तो एक तो क्या हो जाएगा, मोनोपोली जो है रोकने के लिए, एक अधिकार को रोकने के लिए, आर्थिक केंद्रीयकरण को रोकने के लिए, और जो व्यापारिक एवं वाणिज्यिक प्रक्रियाओं में निगमन हो जाए, रेगुलेट हो जाए, इसके लिए MRTP मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जिसको हिंदी में एकाधिकार तथा प्रतिबंधक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम कहा गया। राइट, तो इस आर्थिक नीति 1969 के माध्यम से MRTP एक्ट लागू किया गया। इसके साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि अगर कोई कंपनी जिसकी जो संपत्ति है वो 25 करोड़ या उससे अधिक है तो उस कंपनी को अपने विस्तार के लिए दूसरी यूनिट जो है स्थापित करने के लिए या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसको सरकार से अनुमति लेना क्या थी, अनिवार्य थी। और इसे क्या कहा गया, MRTP सीमा कहा गया। अर्थात 25 करोड़ से अधिक संपत्ति की जो कंपनियां थी उनको विस्तार के लिए MRTP जो है सीमा लागू कर दी गई। हालांकि इस जो MRTP सीमा है इसको समय समय पर बढ़ाया गया। और ये तो यहाँ पर इस एक्ट की बात हो गई। अगर मैं आपको और अच्छे से बताना चाहूँ तो जो MRTP एक्ट था फिर इसको और विकसित किया गया था और इसकी जगह पे कंपटीशन कमीशन जो था एक्ट लाया गया था, CCI, राइट, और उसके माध्यम से
हाँ, कंपटीशन एक्ट लाया गया था 2002 में, राइट। और उसके कंपटीशन जो एक्ट था, राइट, प्रतिस्पर्धा जो अधिनियम था, उसके बाद में ही फिर भारत में 2009 में जाकर कंपटीशन आयोग की, प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई थी, जो कि वर्तमान समय में एकाधिकार रोकने के लिए, आर्थिक केंद्रीकरण को रोकने के लिए और जो अन्य इलीगल प्रैक्टिस है उनको रोकने के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको औद्योगिक नीति 1969 के माध्यम से ही MRTP एक्ट लागू किया गया था और जो MRTP जो सीमा थी वो कितनी रखी गई थी, 25 करोड़ तय कर दी गई थी। अगली औद्योगिक नीति 1973, राइट। देखिए, औद्योगिक नीति 1973 की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस नीति में मूलभूत जो उद्योग है उस अवधारणा को अपनाया गया था। यहाँ पर जो कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, कोर इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनके विकास से अन्य उद्योग भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अन्य उद्योग में जैसे पहला हो जाएगा लोहा एवं इस्पात उद्योग। अब आप खुद सोचिए, अगर लोहा एवं इस्पात इंडस्ट्री में बूम आएगी या फिर वृद्धि होगी तो लोहा एवं इस्पात पर आधारित जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चरल टूल्स जो बनाए जाते हैं उसकी बात हो, या फिर जो भी हथियार है वो हो, या फिर कंस्ट्रक्शन हो, सब पर जो है, सबका जो विकास है वो इस पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। वैसे अगर आप देखें यहाँ पर सीमेंट उद्योग हो जाएगा, राइट। अगर सीमेंट उद्योग में भी वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है उससे जो रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज हैं, भाई सीमेंट का उपयोग कहाँ पर होता है, भवन बनाने में, बिल्डिंग बनाने में। अगर सीमेंट की खपत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे जो रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज है उसमें भी बूम आएगी, उसके साथ ही जो फिर सड़क निर्माण है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही अगर सीमेंट उद्योग में बढ़ोतरी हो रही है तो इसकी जो बैकवर्ड लिंकेज है, जैसे चूना पत्थर, मतलब यहाँ पर चूना पत्थर की जो है माइनिंग वो भी बहुत क्या है, अच्छे से हो रही है। इसका मतलब ये कि सीमेंट उद्योग जो है वो रियल एस्टेट और यहाँ पर माइनिंग ऑफ जो हो जाएगा चूना पत्थर उससे भी संबंधित है। तो इनका जो है सीमेंट उद्योग से अन्य उद्योग भी आधारित हैं और यही क्या होता है, कोर इंडस्ट्रीज होता है। तो कोर इंडस्ट्रीज ऐसे उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राइट। तो इस नीति के माध्यम से कोर इंडस्ट्रीज की स्थापना को, कोर इंडस्ट्रीज की अवधारणा को अपनाया गया था। इसके साथ ही इसमें संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा भी विकसित हुई थी। संयुक्त क्षेत्र अभी तक अगर हमने देखें तो जो 1948 की नीति हो, चाहे 1956 की नीति हो, या फिर उसके बाद में जो 1969 की नीति हो, राइट, उन नीतियों में या तो उद्योग जो थे वो सार्वजनिक क्षेत्र में थे या फिर वो उद्योग किस में थे, निजी क्षेत्र में थे। लेकिन इस उद्योग के माध्यम से, इस नीति के माध्यम से ऐसे उद्योग जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी भी हो और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी हो, उन उद्योगों की स्थापना पर ध्यान दिया गया और संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा भी विकसित हुई। इसके साथ ही हमारे देश से निर्यात एवं आयात को बढ़ावा देने के लिए तो जो विदेशी देश, दूसरे देशों से जो आयात निर्यात होता है, इसके साथ ही जो लेन देन, विदेशी लेन देन, आयात एवं निर्यात को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए फेरा एक्ट को यहाँ पर लागू किया गया था। यहाँ पर फेरा एक्ट का मतलब हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो ये जो है फेरा एक्ट 1973 में लागू किया गया था ताकि विदेशी लेन देन, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ताकि विदेशी लेन देन भी यहाँ पर नियंत्रित किया जा सके। अब औद्योगिक नीति 1977, औद्योगिक नीति 1977 में ग्रामीण उद्योगों, लघु कुटीर एवं मध्यम उद्योगों पर क्या दिया गया, विशेष बल दिया गया था, राइट। और आप यहाँ पर समझिए, हमारे देश से जो ज़्यादातर जो निर्यात होता है,
निर्यात में हमारे देश के निर्यात में जो भागीदारी है वो एमएसएमई सेक्टर की, राइट, जो हमारे देश का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट, निर्यात में लगभग हम देखें तो 40% से अधिक जो है वो एमएसएमई, राइट, माइक्रो स्मॉल मीडियम और वीकेंड से लघु कुटीर एवं मध्यम उद्योग जो हैं वो भारत के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं ग्रामीण उद्योगों के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या होगा, विकास होगा। इसीलिए अभी तक जो था, जैसे अगर हम देखें द्वितीयक जो औद्योगिक नीति थी उसमें भारी उद्योगों की स्थापना पर विशेष जोर दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ तक आते आते 1975 तक आते आते ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण उद्योगों एवं लघु कुटीर एवं मध्यम उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया। इसके साथ ही लघु एवं कुटीर उद्योग के विस्तार के लिए जिला उद्योग केंद्र की स्थापना भी इस पर विचार किया गया, राइट। जिला उद्योग जो केंद्र है वो जिलों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विस्तार हेतु यहाँ पर भूमिका निभाता। इसके साथ ही इस उद्योग में श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी पर भी बल दिया गया। देखिए यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी होती है वो दो प्रकार की होती है, राइट। एक होती है पूंजी प्रधान, राइट, जिसको हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक होती है पूंजी प्रधान और दूसरी होती है यहाँ पर श्रम प्रधान। तो यहाँ पर दोनों में क्या अंतर होता है समझिए। जैसे अगर हम ये कहें कि वर्तमान समय में जैसे हमको खेत में से हार्वेस्ट करना, जैसे धान की फसल काटना, अब दोनों में अंतर क्या होता है वो समझिए। यहाँ पर धान की फसल जो है वो हम 20 मजदूरों से भी क्या कर सकते हैं, धान की फसल को काट सकते हैं। तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जिसमें अधिक से अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी कहते हैं। और वहीं पर हमने इसकी जगह पर हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया, राइट, और हार्वेस्टर ने 20 लोगों का काम अकेला और वो भी कम समय में कर दिया। तो यहाँ पर हार्वेस्टर जो है उसको खरीदने के लिए आपको पूंजी देनी पड़ेगी, लेकिन तो ये जो है टेक्नोलॉजी कैसी हो जाएगी, पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजी हो जाएगी। अब यहाँ पर इन दोनों में अंतर क्या होता है वो समझिए। देखिए जो पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजी होती है उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और इससे रोजगार में जो है वो वृद्धि कम होती है। और जो श्रम प्रधान, जो जितने भी श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी होती है, इससे रोजगार में क्या होती है, ज़्यादा वृद्धि होती है। तो अगर हमारे देश में श्रम प्रधान उद्योगों को विशेष रूप से ध्यान देंगे तो उससे रोजगार सृजित होंगे और रोजगार सृजित होंगे तो बाजार में मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ाने के लिए नए नए उद्योगों की भी स्थापना होगी, राइट। तो एक तरीके से रोजगार सृजन के लिए श्रम प्रधान औद्योगिक पर बल दिया गया, राइट। और एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, जो भी क्षेत्र जिनकी आवश्यकता नहीं थी अर्थात अनावश्यक क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, राइट। यहाँ पर हमारे देश में उस समय पे हमारा जो विदेशी व्यापार था वो भी उतना अच्छा नहीं था और इसके साथ ही अनावश्यक क्षेत्रों में जो विदेशी निवेश था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये औद्योगिक नीति 1977 की प्रमुख विशेषताएं थी। फिर उसके बाद में उद्योग नीति 1980। उद्योग नीति 1980 में जो इसकी पिछली नीति थी 1977 की नीति में जहां पर विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो वहीं इस नीति के तहत जो है तकनीकी हस्तांतरण मार्ग द्वारा विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। अब तकनीकी हस्तांतरण क्या होता है वो समझिए। जैसे आपने कुछ वर्षों में अभी राफेल का मुद्दा चल रहा था, राइट, आपने बहुत सुना होगा। तो जब भी हम किसी दूसरे देश से कोई भी कार है या कोई एयरक्राफ्ट है या कोई शिप है या कोई भी सामग्री जब हम खरीदते हैं तो उसके साथ में एक तकनीकी हस्तांतरण का भी क्या होता है, समझौता होता है। तकनीकी हस्तांतरण अगर होती है तो उससे क्या होता है, जैसे हम कहें कि राफेल जो है
अब राफेल जो है एयरक्राफ्ट है, अगर हम केवल राफेल लेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक तरीके से हम आयात कर लेंगे। लेकिन अगर हम उसके साथ में उसकी टेक्नोलॉजी के जो ब्लूप्रिंट है वो भी ले लेते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में हम राफेल जो एयरक्राफ्ट है उसका उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग जो है हम भारत में ही क्या कर दें, प्रारंभ कर दें। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो विदेशी निवेश है वो तभी होगा जब तकनीकी क्या हो, हस्तांतरण हो। तो ऐसे उद्योग जिसमें तकनीकी हस्तांतरण की संभावना बन रही थी उन उद्योगों में यहाँ पर विदेशी निवेश को अनुमति दी गई। इसके साथ ही जो MRTP एक्ट की जो 25 करोड़ की सीमा थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 50 करोड़ कर दिया गया। अर्थात 50 करोड़ से अधिक जो संपत्ति की इकाइयां थीं उनको सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया। बाकी 50 करोड़ से कम संपत्ति वाली उद्योगों को लिए औद्योगिक विस्तार के लिए उनको सरकार से अनुमति लेने का प्रावधान था उसको हटा दिया। वहीं औद्योगिक नीति आ जाती 1986। इस औद्योगिक नीति में विदेशी निवेश को और अधिक सरल बनाया गया। इसके साथ ही MRTP की जो सीमा थी वो 50 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 100 करोड़ तक कर दी गई थी। और इस दौर तक आते आते हमारे देश में जो आर्थिक सुधार थे उनकी यहाँ पर मांग उठने लगी थी। अब इसके बाद में 1991 की औद्योगिक नीति आ जाएगी जिसको हम नई औद्योगिक नीति, नई आर्थिक नीति या औद्योगिक नीति 1991 भी कहते हैं। इस नीति को 24 जुलाई 1991 को इस नीति को 24 जुलाई 1991 को उस समय के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और इस नीति में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति का अनुकरण किया गया था। अब यहाँ पर जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या है उस पर हम समझते हैं। यहाँ पर उदारीकरण से तात्पर्य है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति। अर्थात मैंने आपको बताया था कि 1956 की नीति के तहत जो जितने भी निजी उद्योग थे उनको एक तरीके से लाइसेंस लेना क्या कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था। और औद्योगिक नीति 1991 के माध्यम से यहाँ पर जो 18 उद्योग थे उनके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक था। केवल और केवल जितने उद्योग थे उन सब में से लाइसेंस लेना क्या कर दिया था, हटा दिया था। और वर्तमान समय में तो कितने उद्योग बचे, केवल 5 जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। तो अर्थात यहाँ पर जो जितने भी जैसे लाइसेंस लेना अनिवार्य था और MRTP की सीमा थी, जैसे उदाहरण हम एक समझें, लाइसेंस लेना हो जाएगा, MRTP की सीमा हो जाएगी, गवर्नमेंट की जो है नियमन हो जाएंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की कई नियमों के माध्यम से, MRTP के माध्यम से और लाइसेंस के माध्यम से उद्योगों की स्थापना, उनकी प्रबंधन में कठिनाई थी, उसे इस नीति के माध्यम से हटा दिया गया और जिसे हमने कहा उदारीकरण। अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों, राइट, एवं नियंत्रणों के संबंध में उदार कर देना या उनको सरल बना देना, राइट। यह जो मुख्यतः उद्योगों एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने से संबंधित है, राइट। तो इस एक्ट के माध्यम से, इस नीति के माध्यम से, 1991 की नीति के माध्यम से जो लाइसेंस लेना था, MRTP की सीमा थी और कई जो नियम थे, जो प्रत्यक्ष नियंत्रण थे, उनको हटा दिया ताकि उद्योगों की स्थापना आसान हो जाए, उनका नियंत्रण एवं प्रबंधन आसान हो जाए। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर निजीकरण। निजीकरण से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप जो सार्वजनिक उद्योग हैं, राइट, उनमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना या फिर उनको निजी क्षेत्र को ही हस्तांतरित कर देने से होता है। जैसे वर्तमान समय में आप समझिए यहाँ पर क्या होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में यहाँ पर और निजी क्षेत्र, देखिए जो निजी क्षेत्र होता है, जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री होती हैं उसमें
निजी जो हित होता है उसको सर्वोपरि रखा जाता है। इसीलिए जो प्राइवेट जितनी भी कंपनियां होती हैं उसमें हायर एंड फायर चलता है। अगर कोई कर्मचारी अच्छे से कार्य करता है तो उसको जॉब पे रखते हैं, अगर वो काम करने में असमर्थ है या फिर वो सक्षम नहीं है तो उसको नौकरी से हटा देते हैं। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको हायर एंड फायर करना आसान नहीं होता है, उसका मूल्यांकन करने वाला नहीं होता है, उसका मूल्यांकन हो जाएगा, प्रबंधन बहुत अच्छा नहीं होता है। इसके साथ ही जो जितने भी सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उसमें उनका राजनीतिकरण भी हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक तरीके से जो था राजनीतिकरण से वहाँ पर जो उच्च पदों पर जो अधिकारी होते थे वहाँ पर भी लाल फीताशाही बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार बढ़ा था। इन सभी समस्याओं से, ऐसे कई कारणों से जो सार्वजनिक उद्योग थे उनका जो परफॉर्मेंस था वो लगातार घट रहा था। कई उद्योग घाटे में चल रहे थे तो कई उद्योग जो हैं वो रुग्ण इकाइयों में भी परिवर्तित हो गए थे। इसीलिए यह प्रावधान रखा गया कि या तो इन उद्योगों में हम निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे देते हैं, अर्थात इनके जो शेयर हैं वो निजी क्षेत्र को बेच देते हैं। प्राइवेट सेक्टर इनमें जब प्रवेश करेगा तो वो उसका जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा और भविष्य में वो जो घाटे में चल रहे उद्योग हैं वो फायदे में भी आ सकते हैं, राइट। तो इस उद्देश्य से निजीकरण के माध्यम से जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे उनको पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उनका जो स्वामित्व था या उनका जो प्रबंधन था वो निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया था, जिसे यहाँ पर क्या कहा गया, निजीकरण कहा गया, राइट। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर वैश्वीकरण हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो औद्योगिक नीतियाँ थी, जैसे ये हो जाएगा यहाँ पर औद्योगिक नीति, हाँ, तो औद्योगिक जो जितनी भी नीतियां थी उसमें विदेशी निवेश को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया था। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो औद्योगिक नीति 1977 थी, इन औद्योगिक नीतियों के माध्यम से यहाँ पर विदेशी निवेश को भी प्रतिबंधित, जो विदेशी निवेश था उसको प्रतिबंधित किया गया था। आयात एवं निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। कई वस्तुओं के आयात पर और कई वस्तुओं के निर्यात पर कई तरीके के नियमन थे और कई तरीके के प्रतिबंध थे, जिससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से आसानी से नहीं जुड़ पा रही थी और इसकी वजह से तकनीक है या पूंजी है, इसका भी आदान प्रदान नहीं हो पा रहा था। तो वैश्वीकरण के माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देश की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ दिया गया, अर्थात एक तरीके से जो आयात एवं निर्यात या विदेशी निवेश से संबंधित जितने भी प्रावधान थे वो हटा लिए गए, ताकि हमारे देश में भी व्यापार, पूंजी एवं प्रौद्योगिकी का प्रवाह हो। तो इस तरीके से उदारीकरण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हुई, राइट। अब देखते हैं ये जो है नई आर्थिक नीति है, ये जो 1991 के जो आर्थिक सुधार है, मुख्य रूप से ये क्या थे, आर्थिक सुधार थे, राइट। और जिसमें जो सबसे अधिक महत्व था वो किसका था, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। ये इन आर्थिक सुधारों के क्या थे यहाँ पर, हाँ, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, ये इन आर्थिक सुधारों के क्या थे, स्तंभ थे। इसीलिए इसको नई आर्थिक नीति के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अब हम यहाँ पर औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताएं समझेंगे। अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो मैंने आपको उदारीकरण, निजीकरण बताया है उसके ही जो प्रावधान है उनको हम यहाँ पर और अच्छे तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछें कि नई औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी तो उनको समझाइए। तो शुरुआत हम जो है उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण से करेंगे और फिर इन बिंदुओं के माध्यम से हम विशेषताओं को भी बता सकते हैं। पहला तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी लाइसेंसिंग, अर्थात औद्योगिक लाइसेंसिंग की क्या करना, समाप्ति करना, अर्थात यहाँ पर क्या, उदारवाद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो 1956 में अधिकांश
जो 1956 में जितने भी निजी क्षेत्र के उद्योग थे उनके लिए लाइसेंस लेना वहाँ पर अनिवार्य कर दिया था। परंतु 1991 की नई आर्थिक नीति से उन उद्योगों की संख्या घटाकर मात्र कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। कब? 1991 में। अगर वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान में केवल 5 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना क्या है? अनिवार्य है, और वो भी लोक हित में है। क्योंकि अगर इन उद्योगों का प्रबंधन, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया गया तो उससे जन सामान्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे पहला हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एवं रक्षा से संबंधित सामान, बारूद, औद्योगिक विस्फोटक एवं प्रस्फोटक, फ्यूज हो जाएगा। फिर खतरनाक रसायन हो जाएंगे, तंबाकू, सिगरेट एवं अन्य संबंधित उत्पाद और मादक पेय। तो ये जो है ये लोक हित में इनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है, ताकि इससे जन सामान्य को अगर आप इन पर देखें तो ये उद्योग ऐसे हैं कि अगर इनका प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया तो समाज का एक बड़ा हिस्सा इनसे प्रभावित हो सकता है। दूसरी विशेषता क्या है? उद्योगों को अनारक्षित करना, डी रिजर्वेशन। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो 1956 की औद्योगिक नीति में केंद्र सरकार के लिए जो आरक्षित उद्योग थे उनके लिए घटाकर कितने कर दिया गया? 8 ही केवल और केवल कर दिया। राइट, पहले अगर हम वहां पर देखें तो उसमें 17 उद्योग थे जो कि केवल और केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। अब उनकी संख्या कितनी कर दी गई? यहाँ पर 8 कर दी गई। और वर्तमान समय में तो केवल और केवल जो 2 उद्योग हैं वो किसके लिए हैं? सरकार, या एक तरीके से केंद्र सरकार के लिए जो है यहाँ पर आरक्षित है। यहाँ पर सरकार के लिए 2 उद्योग आरक्षित हैं, बाकी के जो जितने भी उद्योग हैं उनकी स्थापना, उनका प्रबंधन निजी क्षेत्र के माध्यम से किया जा सकता है। राइट, और वो भी कौन कौन से? यहाँ पर एक तो नाभिकीय अनुसंधान हो जाएगा एवं संबंधित गतिविधियां हो जाएंगी, और दूसरा रेलवे सेक्टर, जिसमें से अगर हम देखें तो वर्तमान समय में जो सरकार है, सरकार ने रेलवे को भी प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया है। तो रेलवे का एकदम से तो इसका अनारक्षित होना में टाइम लगेगी, लेकिन एक तरीके से इसका भी अनारक्षित होना जो है वो प्रारंभ हो गया है। तो केवल और केवल 2 उद्योग ही रिजर्व हैं। एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? नाभिकीय अनुसंधान, और दूसरा रेल सेवा। राइट, तीसरा हो जाएगा यहाँ पर MRTP। मैंने आपको बताया था कि आर्थिक संकेंद्रण को रोकने के लिए, राइट, एक अधिकारी या मोनोपोली है उसको रोकने के लिए, और जो गैर कानूनी आर्थिक गतिविधियां उनके नियंत्रण के लिए मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो एक्ट था ये लाया गया था। और इसकी मैंने बताई थी शुरू में सीमा रखी गई थी 25, फिर 50 और फिर 100। तो इसको अब क्या किया गया? जो MRTP की जो सीमा थी उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया? हटा ही दिया। इससे क्या होगा? इससे जो बड़े बड़े उद्योग हैं, राइट, उनमें विलय हो सकता है। अगर जैसे कोई एक उद्योग घाटा चल रहा है तो हो सकता है एक बड़ा उद्योग जो है वो छोटे उद्योग को, या घाटे में चल रहे उद्योग को, उसका विलय भी कर सकता है, उसका अधिग्रहण भी कर सकता है और उसका अधीनीकरण भी कर सकता है। तो जो देश की जो रुग्ण इकाइयाँ थीं या छोटे उद्योग थे उनके विलय अधिग्रहण के लिए यहाँ पर MRTP की सीमा को भी हटा दिया गया। इसके साथ ही विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, ठीक है, जैसे मैंने कुछ समय पहले बताया था कि विदेशी निवेश में जो था प्रतिबंध थे, तो अब इस एक्ट के माध्यम से विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर 51% तक जो थे अलग अलग क्षेत्रों में, राइट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, राइट, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो FDI में, राइट, FDI के रूप में यहाँ पर 51% तक कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर FDI की मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर FDI की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुई थी। वही जो पोर्टफोलियो निवेश था उसकी शुरुआत जो थी 1994 में हुई थी, राइट। और हमारा एक पूरा का पूरा टॉपिक विदेशी निवेश पर है, जिसमें हम FII क्या होता है या पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, FDI, इन दोनों में क्या अंतर होता है उसको समझेंगे। अगला हो जाएगा यहाँ पर चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता,
खत्म। पहले ये था कि पहले वस्तुओं के उत्पादन में जो स्टेज बाई स्टेज था वो यहाँ पर क्या रखी गई थी, उसकी अनिवार्यता रखी गई थी। परंतु इससे वस्तुओं के उत्पादन में जो स्टेजेस थी, चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। इससे क्या होगा कि इससे अब जो हैं कंपनियां वो अनेक वस्तुओं तथा अनेक मॉडल जो हैं उनका उत्पादन एक साथ कर सकती हैं, राइट। अगला हो जाएगा यहाँ पर उद्योगों की अवस्थिति। पहला, उद्योगों की स्थापना को लेकर भी कई तरीके के प्रतिबंध थे और इस नीति के माध्यम से जो उद्योगों की लोकेशन थी उनको भी यहाँ पर हल किया गया। केवल 2 हैं। देखो, अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला कोई भी शहर है तो उस शहर के 25 किलोमीटर दूर कम से कम जो है उद्योगों की स्थापना की जाएगी। और वो भी कैसे, प्रदूषण फैलाने वाले। तो अगर कोई प्रदूषण फैलाने वाले अर्थात जिन उद्योगों में बड़ी बड़ी चिमनियां हैं या जिनसे जो है गर्म जल है निकलता है, तो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग अगर 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उनमें इनकी स्थापना हो रही है तो उनको शहर से कम 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाएगा, राइट। और अगर 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर हैं तो वहां पर उद्योगों की स्थापना के लिए कोई भी यहाँ पर सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधा हम कह सकते हैं 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में जो है प्रदूषण ना फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना हो सकती है, इसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर 10 लाख से जो है अधिक जनसंख्या है और वो प्रदूषण फैलाने वाले हैं तो उनको 25 किलोमीटर दूर ही जाकर उनकी स्थापना हो पाएगी, राइट। इसके साथ ही जो अन्य परिवर्तन थे वो इस प्रकार थे, राइट। यहाँ पर अन्य परिवर्तन में हो जाएगा कि इस नीति के तहत निजी क्षेत्र की भूमिका में भी क्या की गई थी, वृद्धि की गई थी, राइट। और सीधी सी बात है, जब निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी तो उससे औद्योगिक जो है औद्योगिक तकनीक हो जाएगा या स्किल हो जाएगा, उसमें भी क्या होगा, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन भी दिए गए। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि के लिए आधुनिकीकरण के लिए विदेश तकनीकी के प्रवेश की स्वतंत्रता भी दी गई। अर्थात इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया और उत्पादन में वृद्धि के लिए जो विदेशी टेक्नोलॉजी है उसके प्रवेश की भी यहाँ पर स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। तो ये यहाँ पर औद्योगिक नीति की विशेषताएं थीं। अब हम परिक्रमी अर्थव्यवस्था या सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये भी एक जो है वर्तमान समय में इनिशिएटिव है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है, इस पर डिबेट हो रही है। इसीलिए हमें यहाँ पर परिक्रमी जो अर्थव्यवस्था है उसको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, जिसको नीति आयोग ने भी यहाँ पर कहा है। तो जो परिक्रामी या जो सर्कुलर इकोनॉमी होती है वो अवधारणा क्या है और उसका महत्व क्या है वो हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, जो लीनियर इकोनॉमी होती है वो कार्य करती है यूज एंड थ्रो पर, राइट। थ्रो हो जाएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई भी यूनिट है, कोई भी जैसे वस्तु है, जैसे यहाँ पर जो है ये एक तरीके से क्या हो जाएगी, कार हो जाएगी। तो इसका क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, फिर इसका क्या होगा, यूज होगा, और यूज होने के बाद में जो कार है चाहे अखबार है इसको हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, राइट। अब फेंक देते हैं तो यहाँ पर 2 प्रकार की जो है वो समस्याएं बढ़ रही हैं, और वो समस्याएं कौन कौन सी हैं, उसमें से सबसे बड़ा हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण। देखिए, वर्तमान समय में जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ रहा है, नो डाउट जितना ज़्यादा कंजप्शन बढ़ेगा उससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर भी बढ़ेगी। लेकिन अर्थव्यवस्था में जब उपभोग बढ़ता है तो जो यूज एंड थ्रो, जैसे प्लास्टिक हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो जाएंगे, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं कि जब हम उनको प्रयोग करके
जब वो बेकार हो जाएंगे तो उनसे जब हम उनको फेंकते हैं तो उससे पर्यावरण जो है प्रदूषण है उसकी समस्या बढ़ती चली जा रही है। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की वजह से नदियाँ, महासागर जो हैं वो प्रदूषित हो रही हैं, मृदा प्रदूषित हो रही है। तो वहीं जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, चाहे कोई सा भी हो जाएगा, उससे पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और दुनिया में जितनी मात्रा में हम प्रदूषण फैला रहे हैं, अगर इतनी मात्रा से हम फैलाएंगे तो जो हमारी पृथ्वी है उस पर आप देखेंगे तो हर जगह पर आपको जो है वेस्ट मिलेगा, राइट। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है जिसका समाधान ढूंढना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना जैसी महामारियां जो हैं वो पर्यावरण प्रदूषण के स्वरूप का भी एक तरीके से हम परिणाम कह सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये हो जाएगी कि इससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, आर्थिक हानि, राइट। कई बार जो वस्तुएं होती हैं हम उनको जब तक हमारी इच्छा होती तब तक हम उनका उपभोग करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। जैसे ही वो थोड़ी पुरानी होती है हम उनको कबाड़ में पटक देते हैं, जिससे उनकी जो उत्पादन लागत है या उनकी जो मूल्य लागत है उसका हम आसानी से उपभोग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरीके से ये भी जो है ये भी आर्थिक हानि है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि, और तीसरी चीज़ यहाँ पर ये भी कहेंगे कि वर्तमान समय में जो है रोजगार में कमी आती जा रही है। जो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उससे रोजगार में भी कमी आ रही है, तो रोजगार में भी वृद्धि हो सकती है। और यहाँ पर जो है स्वच्छता, तो हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, आर्थिक हानि रोकने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए एवं यहाँ पर स्वच्छता हेतु जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा प्रकट हुई है, जिसको 2019 में नीति आयोग ने प्रस्तुत किया था। तो इस अवधारणा को नीति आयोग के द्वारा जो था प्रकाश में लाया गया था। कब लाया गया था? 2019 में। अब ये जो सर्कुलर इकोनॉमी होती है वो क्या होती है वो समझिए। देखिए, इस जो सर्कुलर इकोनॉमी होती है या परिक्रामी जो अर्थव्यवस्था होती है, इसमें संसाधनों के पुनर्नवीनीकरण पर अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जब हम वस्तुओं का प्रयोग कर लेते हैं और उस प्रयोग से जो बचता है, जो कचरा या जो वेस्ट होता है, उस वेस्ट को कलेक्ट करके उसको पुनः रिसाइकल करना, राइट, रिसाइकल करना, उसका फिर से विनिर्माण करने की जो अर्थव्यवस्था है उसको ही हम क्या कहते हैं? सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, राइट। और इस इकोनॉमी में जो भी, अर्थात हम ये मान लें कि सर्कुलर इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें संसाधनों का उपभोग तब तक किया जाता है जब तक कि उनसे अधिकतम मूल्य उपभोगित ना हो जाए। जब किसी भी वस्तु या कोई भी प्रोडक्ट है, जब उससे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे या उसको इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू को जो है हम कंज्यूम कर लेंगे, उसके बाद में जो वेस्ट बचेगा या जो कचरा बचेगा उसको हम एकत्रित कर उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और इस तरीके की जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर या परिक्रामी अर्थव्यवस्था कहते हैं, राइट। अब इसका महत्व क्या है? भाई महत्व है तभी तो ये अवधारणा प्रकाश में आई है, राइट। तो इसके दो सबसे बड़े महत्व हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो परिक्रामी अर्थव्यवस्था से जो यूरोपियन यूनियन है उसमें 600 बिलियन यूरो की क्या होगी? बचत होगी। और 600 बिलियन यूरो एक बहुत बड़ी क्या होती है? रकम होती है। इसके साथ ही 5,80,000 अतिरिक्त रोजगार का क्या होगा? सृजन होगा। तो सर्कुलर इकोनॉमी अगर इस कंसेप्ट को सरकारें प्रकाश में लाती हैं या इस पर ध्यान देती हैं तो 600 बिलियन यूरो की बचत होगी, राइट। जो आर्थिक हानि हो रही थी फेंकने में वो बच जाएगी, राइट। लगभग 6 लाख रोजगारों का सृजन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इससे 450 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक भी क्या होगी? कमी होगी। तो कार्बन उत्सर्जन में भी कमी होगी, रोजगार भी बढ़ेंगे और यहाँ पर आर्थिक बचत भी होगी। वहीं अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में इस
अवधारणा को अमल में लाने से 5 से 7 वर्षों में 1.4 करोड़ जो है रोजगार सृजित होंगे। और इसके साथ ही आगे हम समझेंगे कि हम कई बहुमूल्य जो धातुएं हैं उनको हम कबाड़ से निकाल सकते हैं और उनको हम फिर से पुनः उपयोग में ला सकते हैं। ये तो हो गई सर्कुलर इकोनॉमी की। अब अगर हम ये सोचें कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो अमल में कैसे लाई जा सकती है, तो जो परिक्रामी अर्थव्यवस्था होती है उसके लिए जो मॉडल है उसको हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो परिक्रामी जो है सर्कुलर इकोनॉमी को अमल में लाने के लिए पहला हो जाएगा यहाँ पर सर्कुलर आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना, राइट। सर्कुलर सप्लाई सीरीज का यहाँ पर विकास करना, राइट। देखिए यहाँ पर हमारे देश में अगर हम देखें तो आज भी जो है बहुत कम मात्रा में अगर कचरा जो है हम उसको सीधा सीधा, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे शहरों की बात करें तो शहरों में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, या कई कपड़े हैं, जूते हैं, बेल्ट हैं, ऐसे सामानों को हम क्या करते हैं कचरे में फेंक देते हैं और वो ट्रेचिंग ग्राउंड में जाकर इकट्ठा होते रहते हैं। लेकिन अगर हम एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण करें कि वो जो भी सामान जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हों, जूते हों, लोहे के कुछ भी वस्तुएं हों, उनको हम क्या करें, उनको एकत्रण करें। जो जितने भी रिसाइकल योग्य जितने भी आइटम्स हैं उनको कलेक्ट करना, राइट। फिर उनको सेग्रीगेट करना और सेग्रीगेट करके उनको पुनः इंडस्ट्री में जाकर उनका रिसाइकिल कर देना। और इसकी जो श्रृंखला होगी उसको हम क्या कहेंगे, परिक्रामी आपूर्ति श्रृंखला। तो इसमें जो रिसाइकलेबल वस्तु हैं उनका एकत्रण, फिर उनका विभाजन और फिर से उनको रिसाइकिल के लिए कंपनी में भेजने तक की जो श्रृंखला होगी वो होगी परिक्रामी आपूर्ति श्रृंखला का विकास। और ये श्रृंखला का विकास हमें करना पड़ेगा। अर्थात अगर हम ईमानदारी में कहें तो यहाँ पर हमें उन लोगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा जो कि कचरे को इकट्ठा करते हैं, उसको सेग्रीगेट करते हैं और फिर उसको कंपनी तक पहुँचा सकते हैं, राइट। जैसे अगर आप देख रहे होंगे तो वर्तमान समय में कई जगह पर अगर आप पुरानी बोतल ले जाएंगे तो आपको उसके बदले में 1 या 2 रुपये का कुछ सामान दिया जाएगा। तो सरकार को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिससे लोग अपनी पुरानी वस्तुएं जमा करें और उनसे उनको आर्थिक जो है वो मदद मिले। या हो सकता है सरकार को जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनके माध्यम से उनको इस श्रृंखला के विकास पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जो यूज्ड अखबार है उसका हम एकत्रण करें, फिर उसको पुनः उसकी आपूर्ति कर दें तो हम उसी कागज से जो है नया अखबार भी छाप सकते हैं। दूसरा हो जाएगा बरामदगी एवं पुनर्नवीनीकरण, मतलब जो जितनी भी वस्तुएं हैं उनको बरामद करना, उनको कलेक्ट करना एवं उनका पुनर्निर्माण करना, राइट। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम यहाँ पर ये लग सकते हैं। ये देखिए जापान ने 2020 के ओलंपिक हेतु जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा था उससे जितनी भी मेटल्स थी, धातुएं थी, उनको निकाला और उनसे ही स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जो है निर्माण करने का निर्णय लिया है। क्योंकि आपको पता होगा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसमें तांबा भी इस्तेमाल होता है, चांदी भी इस्तेमाल होती है और सोना भी इस्तेमाल होता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कचरे से जो है धातु को निकालें तो जापान ने यहाँ पर जो जितने भी स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक है उनको इस कचरे से एक्सट्रैक्ट करके जो वो मेडल्स बनाए जाएंगे। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर भारत में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है या इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उससे अगर हम धातुएं निकालें तो उससे भारत $1 बिलियन का स्वर्ण हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके साथ ही भारत 8 मिलियन टन स्टील पुराने वाहनों से क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे वाहन होते हैं जो कबाड़ के रूप में पड़े रहते हैं, अगर उनको हम पुनः उनका मैन्युफैक्चर करें तो 8 मिलियन टन स्टील इकट्ठा कर सकते हैं, $1 बिलियन का जो है सोना इकट्ठा कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत में अभी 60% प्लास्टिक का जो है वो रिसाइकल होता है। अगर इस प्लास्टिक का जो रिसाइकल है वो पूरा का पूरा 100% हो तो हम 14 लाख लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं, राइट।
तीसरा यहाँ पर यह है कि उत्पाद का जीवन काल विस्तार, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में ठाट बाट चलता है, राइट, ठाट बाट चलता है, शौक शान चलते हैं, जिसकी वजह से लोग पुराने वस्तुओं को या सेकेंड हैंड वस्तुओं को खरीदना पसंद नहीं करते। खरीदते हैं लेकिन वो कब, मजबूरी में, जब किसी का बजट नहीं होता है तो वो करता है। लेकिन सरकार लोगों में जागरूकता फैलाकर, राइट, जागरूकता फैलाकर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अगर हम पुरानी वस्तुओं का उपयोग करना सीखें तो उससे उत्पाद जो है उसके जीवन काल में विस्तार हो सकता है, राइट। कैसे, यहाँ पर समझिए, R&D के माध्यम से जो पुरानी वस्तुएं हैं, जो जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, खराब हो गया है, तो उनको हम यहाँ पर सुधार कर उनका अपग्रेड करके जो सेकेंड हैंड वस्तुएं हैं उनकी बिक्री से उत्पादन के या उत्पाद के जीवन काल में वृद्धि कर सकते हैं। अर्थात हम जागरूकता फैलाएं तो जो पुरानी वस्तुएं हैं जो खराब हो चुकी हैं उनको रिपेयर करके, सुधार करके हम उनके जीवन काल में वृद्धि को कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जो मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, उनको सुधार कर उनको OLX पर बेच देना एवं कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनको बेच देना, राइट। चौथा यहाँ पर हो जाएगा साझा करना, राइट। जब कई व्यक्ति कॉमन रूप से किसी एक उत्पाद को साझा करेंगे तो जाहिर सी बात है उससे प्राकृतिक संसाधनों पर कम जो है प्रभाव पड़ेगा या कम बोझ पड़ेगा, राइट। तो साझा करने से जो अतिरिक्त उपभोग है, राइट, अतिरिक्त उपयोग करके साझा द्वारा अतिरिक्त आय बढ़ाना तथा संसाधनों को भी हम संरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो अतिरिक्त आय भी बढ़ेगी और संसाधन भी बढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर कई ऐप ऐसे हैं जहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो होटल में रहना पसंद नहीं करते, तो अगर ऐप के माध्यम से हमारे घर में अगर 1 या 2 रूम खाली हैं तो उनको हम जो है टूरिस्ट हैं उनको हम किराए पर दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो घर है वो घर का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा और हमको एक एक्स्ट्रा इनकम जो है वो प्राप्त हो जाएगी। या दूसरा यहाँ पर ये हो जाएगा कि आप देखते हैं कि वर्तमान समय में ओला, स्विगी ये क्या करते हैं, अलग से व्हीकल्स देते हैं और वो जाकर फूड डिलीवर करते हैं। क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए कि जो ओला है या ऊबर है, जो फूड डिलीवरी या प्रोडक्ट डिलीवरी जो जितनी भी व्हीकल्स हैं उनके साथ हम भोजन वितरण का भी काम शुरू कर दें। भाई जैसे हमने कहा कि कोई टैक्सी ड्राइवर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा रहा है और वहीं पर ऐप के माध्यम से हम उसी जो है टैक्सी है उसमें हम उस क्षेत्र तक के लिए भी क्या कर दें, कोई भी फूड आइटम है या कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी भी पहुंचा दें, तो यहाँ पर एक पैसेंजर भी इस क्षेत्र से यहाँ तक पहुंच जाएगा और हम अलग से डीजल जलाकर जो काम अलग से कर रहे थे वो काम भी साथ में हो जाएगा, राइट। फिर इसका अगला हो जाएगा उत्पाद एक सेवा के रूप में बेचना, राइट। इससे भी क्या होगा, बहुत फायदा होगा। जैसे वर्तमान समय में जो फिलिप्स कंपनी है वो कई कंट्रीज में क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक सेवा दे रही है। जैसे आपको बार बार बल्ब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बार बार वायरिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप फिलिप्स से क्या कर सकते हैं, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं कि हमारे घर में इतने पंखे चाहिए, इतने बल्ब चाहिए और इतना वायर चाहिए, इतने के लिए हम आपको रेंट पर इतना खर्चा देंगे। इससे क्या होगा कि जो फिलिप्स है वो बल्ब जो है वो घरों में, आपके घरों में जाकर जो है वायर वगैरह फिट करके चला जाएगा, राइट। खराब होगा तो वो उसकी जिम्मेदारी रहेगी। उससे क्या होगा कि जो भी वेस्ट निकलेगा फिलिप्स कंपनी जो है वो उसको दोबारा उसको रिसाइकल कर लेगी और एक तरीके से सेवा के रूप में जब इसका इस्तेमाल होगा तो उसके लिए उत्पाद करना, सप्लाई करना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, राइट। अब अगर इसको हम भारत में करते हैं लागू तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, तो भारत के लिए यहाँ पर रोड मैप क्या है वो समझते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर भारत में सर्कुलर इकोनॉमी अवधारणा को अमल में लाना चाहते हैं तो उसके लिए भारत में एक समर्पित नीति होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे देश में कोई भी नीति नहीं आती है लोगों में जागरूकता ही नहीं आती है, राइट। और जब नीति बनती है तो फिर सरकार जोर तोड़ से उसका ढिंढोरा पीटती है, सभी लोगों को पता चल जाती है। ऐसे शब्द एग्जाम्स में नहीं लिखना है, राइट। तो पहली चीज़ तो ये है कि सर्कुलर इकोनॉमी के लिए एक समर्पित नीति की आवश्यकता है, सरकार को एक नीति बनाना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपभोग के लिए जो योजनाएं चल रही हैं
उनमें सहक्रिया स्थापित करनी चाहिए। जैसे जो भी कचरा है, स्वच्छ भारत जो मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी व्यक्ति जो है कचरा उठा रहे हैं, राइट, तो स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो भी कचरा एकत्र किया जा रहा है उस कचरे को इकट्ठा करके उसको सेग्रेट करना चाहिए, राइट। फिर स्मार्ट सिटी है या मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, तो जो कचरा निकल रहा है उसको सेग्रीगेट करके मेक इन इंडिया प्रोग्राम से हमको ऐसे उद्योगों की स्थापना करना चाहिए कि वो रिसाइकल हो जाए। फिर डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमको ऐसे ऐप बनाने चाहिए जिससे जो है जो हमने पुरानी देखी थी उन चीज़ों को बेचना, हायर करना आसान हो जाए। तो हमको यहाँ पर सिनर्जी स्थापित करनी होगी जिससे इस तरीके की इकोनॉमी जो है वो और सफल होगी, राइट। फिर राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था की स्थापना करना चाहिए जिससे जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी निगरानी आसानी से हो सके, राइट। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण, भाई हमारे देश में जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन तो चाहिए और इसके लिए सरकार टैक्स कर सकती है कि भाई जैसे जो पुरानी व्हीकल्स हैं, कोई व्यक्ति सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदता है, कार खरीदता है, बंगला खरीदता है, कोई भी XYZ अगर वो खरीदता है तो सरकार को उस पर कम से कम टैक्स लेना चाहिए, राइट। तो टैक्स अगर कम होगा तो टैक्स कम लेना चाहिए, ये कई तरीके की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे लोग द्वितीय जो सेकेंड हैंड है वो वस्तुओं को खरीदें। सबसे और महत्वपूर्ण ये है, इसके बगैर जो है ये इकोनॉमी अमल में नहीं आएगी, वो ये है आपूर्ति श्रृंखला, बरामदगी एवं पुनर्चक्रण हेतु अतिरिक्त जो फंड है उसकी सरकार को यहाँ पर जो है लागू करना चाहिए। तो अतिरिक्त फंड आएगा तो उससे वस्तुओं को कलेक्ट करना, सेग्रीगेट करना और उनको मैन्युफैक्चर करना, रिसाइकल करना आसान हो जाएगा, राइट। अब निष्कर्ष रूप में हम यहाँ पर यही कह सकते हैं कि जो परिक्रमी या सर्कुलर इकोनॉमी है उसका उद्देश्य एक और जहाँ पर कचरे को हटाना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, राइट, आर्थिक हानि को कम करना, स्वच्छता को बल देना एवं प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम दोहन करना है, इसके साथ ही रोजगार सृजन करना है। अतः सर्कुलर इकोनॉमी को अमल में लाने के लिए सरकार को युद्ध स्तर पर जो है प्रयास करने चाहिए, राइट। तो ये यहाँ पर सर्कुलर इकोनॉमी का टॉपिक हो गया। अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।